तो नॉन ट्रेडिंग चैप्टर में आपने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन अभी तक देखे थे। आज हम 26 से आगे जितना होगा आज ही ख़त्म हो जाएगा। यानी इसमें हम आगे 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा क्रम सही या उचित है। देखिए या सीक्वेंस एक दिया है और करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन उस ऑप्शन में देखिए जैसे पूछ रहा है कि सीक्वेंस का मतलब कि कैसे कौन बनता है। जैसे कैश बुक, रिसीव्ड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस। जी हाँ, 1 नंबर में हम लोग कैश बुक बनाते हैं, 2 नंबर में रिसीव्ड पेमेंट बनाते हैं, 3 नंबर में आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनता है और 4 में बैलेंस शीट बनता है। एक सीक्वेंस है। अब देखिए यहाँ जो सीक्वेंस दिया है पहले रिसीव्ड पेमेंट, ठीक है। देखिए यानी ये जो सीक्वेंस हम दे रिसीव पेमेंट और यहाँ दिया कैश बुक, नहीं तो ये पहले बनता है और ये बाद में बनता है। ये सीक्वेंस गलत है। फिर उसके बाद सीक्वेंस जो दिया है इनकम एक्सपेंडिचर, यानी आपको जो सीक्वेंस इसके बाद दिया इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीव पेमेंट पहले आता है और इनकम के बाद इससे पहले कैश बुक आता है। यानी इस पर देखा जाए तो सबसे पहला जो 1 नंबर में सीक्वेंस है वो राइट है कि पहले कैश बुक बनेगा, रिसीव पेमेंट बनेगा और तब इनकम एक्सपेंडिचर अंत में बैलेंस शीट बनता है। तो इसलिए 26 का 1 नंबर आंसर सही होगा। 27 चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदा यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर एडवांस करते हैं तो क्या हो सकता है। एक लायबिलिटी हो सकता है। अगर सब्सक्रिप्शन हम चंदा प्राप्त करते हैं एडवांस अगले वर्ष से संबंधी के लिए तो हम पर वो लायबिलिटी रहेगा, वो आय नहीं है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न दशा में आय व्यय खाता कितनी राशि जाएगी। देखिए अब बहुत अच्छा सवाल किया है। स्टेशनरी के लिए लेनदार स्टेशनरी दिया है। अब देखिए ये सब सवाल जो होता है ना इसमें थोड़ा सा तो मैथ है, कैलकुलेशन से ही बन सकता है और जब कैलकुलेशन इसको रेडी करेंगे तभी पता चल सकता है इसका मान कितना हो सकता है। इसलिए मेरे अभी इस जस्ट लाइक इस स्क्रीन पर इस तरह का कोई सुविधा नहीं है कि हम आपको इसे बना कर दिखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन। आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए। आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए क्या। आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन। आय इनकम एक्सपेंडिचर में क्या कर सकते हैं। तो देखिए इनकम एक्सपेंडिचर खाता में केवल कैपिटल नेचर को नहीं लिखा जा सकता, केवल रिव्यू नेचर वाला लिखा जा सकता है। इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। इनकम एक्सपेंडिचर खाता में रिव्यू नेचर के सिवा कुछ नहीं लिखा जा सकता। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया दान डोनेशन रिसीव फॉर स्पेशल पर्पस जो होता है, स्पेशल पर्पस के लिए जो चंदा मिलता है, दान मिलता है, उसको कहाँ दिखाया जाता है तो उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसलिए इसका आय व्यय खाते में क्रेडिट किया नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दिया है एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाया जाता है। जी हाँ ये सही है। स्थिति विवरण बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, संपत्ति पक्ष में नहीं दिखाया जा सकता है और लायबिलिटी रहता तो चलता है। इसलिए इसका आंसर बी होता है। पूंजी कोष की गणना की जाती है। पूंजी कोष कैसे जानना। तो पूंजी कोष की गणना करने का तरीका है कि टोटल एसेट में से लायबिलिटी घटा देते हैं और जो आता है वो पूंजी कोष होता है। जैसे अगर लायबिलिटी ज़्यादा है 1 लाख है, एसेट 90,000 है, तो जो 10,000 डिफरेंस आ रहा वो कैपिटल फंड का नाम हो जाता है, पूंजी कोष के नाम से जाना जाता है। इस तरह हम देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल फंड के रूप में हम जानेंगे। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए आपको लायबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए और एसेट ज़्यादा होना चाहिए। लायबिलिटी घटाएंगे जो डिफरेंस आएगा, जैसे टोटल एसेट मेरे पास 1 लाख है और इसमें से 90,000 लायबिलिटी आ रहा था, तो लायबिलिटी घटाएंगे तो 10,000 जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति और भुगतान खाते में जाएंगे। निम्न में से कौन सा, देखिए प्राप्ति और भुगतान रिसीप्ट और पेमेंट में। देखिए रिसीप्ट एक कल भी सवाल मिला था, आदत नहीं जाएंगे, डिप्रेशन नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएगा। लाइफ मेंबरशिप ही रिसीप्ट पेमेंट में जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। स्कूल द्वारा वार्षिक उत्सव के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। जो एनुअल होता है फंक्शन वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। एनुअल फंक्शन के लिए जो चंदा मिलता है वो आपको कैपिटल रिसिप्ट के रूप में रखा जाएगा। 34 गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं। 34 नंबर जो सवाल है, गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं क्या। नगद। गैर व्यापारिक संस्था जो होता है नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैसी संस्था जिसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है, तो ऐसे संस्था का ज़्यादातर लेन देन नगद में ही होता है, उधार बाकी नहीं के बराबर चलता है। इनमें से कौन से आय नहीं है, कौन से इनकम नहीं है। तो देखिए चंदा जो है वो चंदा जो है ये आमदनी है,
दान आमदनी है, टिकट की बिक्री आमदनी है, नहीं है, इंडोर्समेंट फंड जो होता है वो आय नहीं होता है। चलिए 36 नंबर, लाभ न कमाने वाली संस्था के व्यय की आय पर अधिकतम क्या कहा जाता है। देखिए ये व्यय पर अधिकतम, देखिए ये डिफेंसिया कमी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि व्यय जब अधिक हो और आय कम है तो यह कमी, इसको घाटा कहा जा सकता है, इसको डिफेक्सिटी के रूप में हम लोग कहते हैं। चलिए निम्न से कौन से लाभ न कमाने वाली संस्था है। देखिए कौन ऐसी संस्था जिसका लाभ कमाने वाले नहीं है। तो न कमाने वाली संस्था, लाभ न कमाने वाली, देखिए महाविद्यालय जो होता है लाभ कमाने वाली संस्था है, लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। खेलकूद ये सब नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। हॉस्पिटल सी जो है एक ऐसा संस्था है जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और आपसे पूछा है कि इसमें निम्न से कौन से व्हिच इज द फ्लोइंग नॉट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है वैसी संस्था बताइए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज आता है, क्लब आता है, हॉस्पिटल आता है, मारुति उद्योग होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब एक और दिया है, इसको भी बनाकर ही कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयगत प्रकृति के सभी मत दिखाए जाते हैं। आयगत ऑल आइटम ऑफ रिव्यू इन नेचर ऑफ शो ऑल, तो इनकम एक्सपेंडिचर में आयगत प्रकृति के सभी चीज़ों को हम लोग कहाँ शो करते हैं, तो हम लोग रिव्यू और एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। ठीक है। चलो एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिमी चंदे को चिट्ठे, किस क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिमी चंदे को हम लोग किस पक्ष में दिखाए, अग्रिमी चंदे को लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। जो अभी कोई चंदा आपको मिल जाए अगला साल के लिए तो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। आय व्यय खाता डैश शेष दर्शाता है, आय व्यय खाता शायद आय व्यय की अधिकतम और विलंबता को दर्शाता है। चलिए 41 नंबर हुआ। 42 में आय व्यय खाता बनाया जाता है, आय व्यय खाता बनाया जाता है लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा। चलिए पूंजीगत प्रकृति के सभी प्राप्ति दिखाई जाती है, पूंजीगत प्रकृति के सभी दिखाए, पूंजीगत प्रकृति सभी दिखाया जाता है। उसके बाद तो स्थिति विवरण में दिखाया जाता है। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा, संस्था द्वारा प्राप्त चंदा क्या, आयगत प्राप्ति है। देखिए संस्था का मुख्य आय का स्रोत होता है चंदा, और चंदा जो होता है वो आयगत प्राप्ति के रूप में हम लोग रख सकते हैं। चलिए एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता लाइफ मेंबरशिप पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल बैलेंस शीट में जाती है, जो बैलेंस शीट में जाती है उसको पूंजीगत बोलेंगे, जो इनकम एक्सपेंस में आएगा वो आयगत बोला जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाएं के देय संपत्ति अधिक को क्या कहते हैं, कैपिटल फंड। अभी जस्ट मिला था गैर व्यापारिक संस्था में अगर आपके पास एसेट ज़्यादा है लायबिलिटी कम है तो उस फंड को क्या बोला जाएगा, उस फंड को कैपिटल फंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है पुराने अखबार की बिक्री, पुराने अखबार की बिक्री जितनी भी होती है संस्थाएं के वह एक तरह के लाभ होती है, एक तरह की आमदनी होती है, एक तरह के, तो रिव्यू रिसिप्ट में रखेंगे, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपको ऑलरेडी बी पर टिक लगा कर रखा गया है। तो ये चलिए उसके बाद मृतक की वसीयत को प्राप्ति संपत्ति कहा जाता है। मृतक की वसीयत को प्राप्ति संपत्ति, रिक्त रजिस्ट्री का मृतक की कोई संपत्ति वसीयत के रजिस्ट्री के नाम से लिया जाता है। इस प्रकार हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में 1 से लेकर 48 तक क्वेश्चन देखें। अगर आप इस क्वेश्चन को रट्टा मार के एग्जाम तक जाते हैं तो निश्चित रूप से 15 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपको सेम मैच करेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे वह आपको मॉडल सेट है, जो 4 सेटों में हम लोग लंच किए हैं। 4 सेट का मतलब हुआ कि एक सेट में 100 है और इस तरह 4 सेट है, और चारों सेट में हम डिटेल ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट करेंगे क्लियर। और चारों सेट अगर आप देख लेते हैं, वीडियो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी अकाउंट के ऑब्जेक्टिव की समस्या खत्म हो जाएगी और आप निश्चित रूप से 100 में से कम 70-75 आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आने लगेगा। लेकिन बनाना तो 50 हुआ है। तब तक विदा लेते हैं, धन्यवाद।